अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को माली नुकसान पहुंचाने के इल्जामात साबित होने पर कल 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है और इस सजा का इतलाक भी कल से ही होगा। मगर सजाओं और केसेस का ये सिलसिला बज़ाहिर अभी रुका नहीं है, क्योंकि ISPR ने कल अपनी प्रेस रिलीज में वाज़ेह कर दिया था कि सियासी अनासर के साथ मिलकर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेकाम को हवा देने और बाज़ दीगर मामलात में फैज़ हमीद की शमूलियत से अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। जबकि एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर और हुकूमती रहनुमा साबिक DG ISI के कोर्ट मार्शल के बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत कुछ जजेस के खिलाफ कार्रवाई के भी दावे कर रहे हैं। अहम बात यह कि नून लीग और बिलखसूस नून लीग के कायद नवाज शरीफ का देरीना मुतालबा रहा है कि इमरान खान और उन्हें इख्तिदार में लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। पिछले हफ्ते लाहौर में अपने पार्टी अरकान से गुफ्तगू में भी नवाज शरीफ ने यही मुतालबा दोहराया था। मगर दिलचस्प बात यह है कि साबिक DG ISI के सजा के सुनाए जाने के बाद आज नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी अरकान से खिताब में फैज़ हमीद को सजा सुनाए जाने के मामले पर कोई तबसरा नहीं किया और सिर्फ पंजाब की कारकर्दगी, तरक्याती मंसूबों और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के NFC अवार्ड में हिस्सा देने की बात की। नवाज शरीफ ने कहा कि फिजा अच्छी है, पार्टी को इसका फायदा उठाना चाहिए। इसी अच्छी फिजा को देखते हुए अब बहुत सारे लोग आपके पास टिकट मांगने के लिए आएंगे। फिजा माशाल्लाह अच्छी है, उसका भरपूर फायदा पार्टी को उठाना चाहिए और इस फिजा को देख के बहुत सारे लोग आपसे टिकट के लिए आएंगे। तो हमने पहचान रखनी है कि कौन अपना है कौन पराया है। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने तो साबिक DG ISI के सजा के फैसले पर कोई तबसरा नहीं किया। ताहम नून लीग के कई रहनुमा और वुज़रा इस फैसले के बाद मजीद कई लोगों के गिर्द घेरा तंग करने के दावे कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दावा है कि इस फैसले के बाद साकिब निसार हो या इमरान खान, सबको सजा मिलेगी। वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने इशारा दिया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर नासिर भट्ट ने जनरल बाजवा और साकिब निसार का नाम ECL में डालने का मुतालबा किया, जबकि सेनेटर फैसल वावडा ने दावा किया कि साबिक DG ISI अब इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अतर मिनुल्लाह का भी जिक्र किया। ये तो ब्लैक एंड वाइट है कि खोसा साहब और साकिब निसार साहब का जो तमाम मामला है वो आपके सामने है, वो अलाकार बने। तो उनके खिलाफ क्या होगा सर? खोसा साहब और देखिए, अब जाहिर बात है कि उसका नेक्सस तो वो वहाँ पे भी जाके मिलता है और उसमें फिर यही हो सकता है कि उनके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट हों। पैरामीटर को आगे जाते हुए फैज हमीद साहब अब गवाही देने जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद और एविडेंस के समेत। एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऑर्डर मिलते रहे और खास तौर पर 9 मई, तो 9 मई के जुमरे में भी इमरान खान साहब उस शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं और आ गए नियरली। वो शवाहिद जब आएंगे, एविडेंसेस आएंगे और जो PTI के रहनुमा साइड पे हो गए जो उस वक्त मुलविस थे, जो जेल में हो तो जेल में, उनको भी लाया जाएगा और उस वक्त के जो इंसाफ की कुर्सी बैठ के कलम का इस्तेमाल किया मुल्क दुश्मनी के लिए, वो भी कटहरे में आएंगे। एक और भी चीज आपको बहुत आने वाले वक्तों में नजर आएगी, जैसे असल निर्णय है उनका रोल जो रहा इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेल मिलाप करने में, और जनरल फैज जो थे आप फैज हमीद हैं उनके साथ इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी होगी। साकिब निसार ने क्या किया हमारे साथ, उसने आसिफ सईद खोसा ने क्या किया मियां साहब के साथ, वो इजाजुल्लाह हसन एक जज था। इनका एहतसाब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हुकूमत को चाहिए कि सोचे साकिब निसार के पीछे कौन था, के नाम ECL में हो जाने चाहिए और एहतसाब हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ इससे पहले उनको खुद कौम से माफी मांग लेनी चाहिए। बाज़ हुकूमती रहनुमा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के एहतसाब की भी बात करें, मगर एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वावडा कल ये वाजे कर चुके हैं कि चूंकि इस पूरे मामले में जनरल बाजवा की सिर्फ नेग्लिजेंस और नाअहली साबित हुई है, इसलिए उनके ट्रायल का इम्कान नहीं है। बहरहाल हुकूमत साबिक DG ISI के खिलाफ फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ रही है और आने वाले दिनों में इमरान खान को भी सजा होने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज करते हुए इस फैसले को इदारे का अंदरूनी मामला करार दे रही है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल साबिक DG ISI फैज हमीद साहब को 14 साल की सजा हो गई है। नवाज शरीफ साहब का बड़ा देरीना मुतालबा था कि इमरान खान को लाने वाले और मेरी हुकूमत को जो गिराने वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। पिछले हफ्ते लाहौर में भी उन्होंने इसका मुतालबा किया था कि इमरान खान के जो सहूलतकार थे
उनका एहतसाब होना चाहिए। आज उन्होंने खिताब किया, तकरीर की, लेकिन उसमें उन्होंने जनरल फैज़ के हवाले से कोई बात नहीं की। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या तासुरात है नवाज शरीफ साहब के इस फैसले के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, सबसे पहली तो बात यह है कि मीनार पाकिस्तान पर जब मियां नवाज शरीफ के रिसेप्शन पे जलसा हुआ तो उसी में उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया था कि वो अपनी ज़ात के हवाले से सबको माफ़ कर रहे हैं और किसी को नहीं चाहते कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। हाँ, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जिसकी 4 रुपए की रोटी 24 रुपए की हुई, 100 का डॉलर 300 का हुआ, जहाँ महंगाई जो है वो आसमानों तक गई, जहां आम आदमी की जिंदगी जो है वो मुश्किल हुई, जहां पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हुआ और पाकिस्तान में बुजदार जैसे तजर्बे किए गए, इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए यकीनन उन लोगों को कटहरे में ज़रूर लाना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। वो किसी को अपनी ज़ात के हवाले से कभी भी नहीं देखना चाहते। मियां नवाज शरीफ एक बड़े सियासी लीडर हैं। लोग ये शायद कम जानते हैं कि वो जितने बड़े सियासी लीडर हैं उससे बड़े ज़र्फ़ वाले अल्लाह ताला ने उन्हें इंसान बनाया है। बहुत बड़े ज़र्फ़ के इंसान हैं और वो अपनी ज़ात के हवाले से कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं कहते। बाकी रही पाकिस्तान के हवाले से, जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है जिससे नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, फ़ौज के इदारे का उसकी परसेप्शन ख़राब हुई, पाकिस्तान का नुकसान हुआ और मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए अगर कार्रवाई हुई है तो ठीक हुई। और वो मुतमईन है अभी जो हुआ है, या वो चाहते हैं कि और जो सहूलतकार थे उनको भी, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए? क्योंकि आप समेत कुछ लोग बात कर रहे हैं कि साकिब निसार हो या सईद खोसा, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मजीद और जजेस हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो मुतमईन है या समझते हैं कि कार्रवाई और होनी चाहिए? देखिए, मियां नवाज शरीफ को कोई टारगेट नहीं है कि किसी को सजा हो या ना हो। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम बार बार ऐसे तजर्बे और जोर जबरदस्ती से लाडलों का ना लाया जाए, किसी को लाडला ना बनाया जाए। वो सिर्फ उनका फोकस जो है वो आम आदमी की जिंदगी है। वो तो सारा दिन ये जरूर देखते हैं कि अपना छत, अपना घर जो है, ग्रीन बसेस जो हैं, जो मुफ्त और कर्जे जो हैं, इस तरह की आम आदमी की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मुफ्त दवाइयाँ, लैपटॉप, वज़ाइफ, वो तो इस तरफ फोकस रखते हैं। और बाकी रही बात कि पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करने के लिए जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, वो साकिब निसार हो या कोई और हो, अगर एक इतने बड़े पोजीशन के आदमी को सजा हो सकती है तो बाकी इदारे क्यों खुद साबी क्यों नहीं करते? ये कब करेंगे? और सबसे ज्यादा सहूलतकारी जो है वो तो हुई ही अदलिया से है और पाकिस्तान में सिस्टम में ज्यादातर खराबियां बहुत सारे इसी तरह के फैसलों से हुई हैं, तो यकीनन उन्हें भी अपने इदारे में एहतसाब करना चाहिए। जहां तक तलाल साहब आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि फोकस कारकर्दगी पे हो, वो बात तो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन ये लाडले वाली बात की तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस निज़ाम में आप भी लाडले हैं। अगर आप कह रहे हैं अध्ययन है सहूलतकारी की, तो बल्ले का निशान पीटीआई से भी दिया गया, तो सहूलतकारी आपकी भी हुई कहीं ना कहीं। तो मतलब ये वाली बात जो आप कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि किसी को लाना नहीं चाहिए या लाडला नहीं बनना चाहिए, ये बात कहाँ से सही है? शहजाद साहब, बड़ी लंबी तारीख है। हमने आमरीत का भी सामना किया है, हमने सियासी आमर बानी पीटीआई का भी सामना किया है। हम बार बार हमें डुबोया गया, हम उबर के सामने आए हैं अपनी काम और कारकर्दगी से। नवाज शरीफ आज भी जाना जाता है काम और कारकर्दगी से, मोटरवे हो, हवाई अड्डे हो, अब सी पैक हो, पाकिस्तान में जदीद तरीन डेवलपमेंट और बेहतर गवर्नेंस हो, नवाज शरीफ अपने कामों से जाना चाहता है। हमें बहुत सारे लोगों ने डुबोने की और ख़त्म करने की, और कहा गया कि रेड क्रॉस लग गया है, लाल लाइन लग गई है नून लीग और इसकी शरीफ क़यादत पे, लेकिन अल्लाह ना लगाए तो कोई नहीं लगा सकता। पाकिस्तान के लोग मुस्लिम लीग नून को काम और कारकर्दगी पर वोट देते हैं और वो हमने करके दिखाई है। करें कंपैरिजन पंजाब का और दूसरे सूबों का, करें कंपैरिजन लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा का, करें नून लीग के दौर का कंपैरिजन दूसरों से। हमेशा तरक्की काम नून लीग के दौर में क्यों होती है? बाकी दौर में खजाने कहां जाते हैं? बाकी दौर में गवर्नेंस बेहतर क्यों नहीं होती? ट्रायल के हवाले से और कुछ और मामलों पे बात करना चाहता, लेकिन क्योंकि बात से बात निकल रही है, आपने कहा कि कोई किसी पे रेड लाइन या क्रॉस नहीं लगा सकता, अल्लाह की जात है जो फैसला करती है किसको इज्जत देनी है किसको नहीं देनी है। लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान तो खत्म शुद है, उस पर लाल लाइन लग चुकी है, मुल्क दुश्मन है,
और ख़त्म हो चुकी है उसकी सियासत, तो आप भी तो लगा रहे हैं ना लाल लाइन। देखिए, गुजारिश ये है कि कुछ कानून में रेड लाइंस है, उसी रेड लाइन की वजह से जनरल फैज हमीद को उस रेड लाइन क्रॉस करने की वजह से सजा हुई है। नहीं तो बहुत सारे जनरल रिटायर होते हैं, बहुत सारे बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह कुछ सियासतदान है, जैसे अल्ताफ हुसैन है, इंडिया को पुकारना, उनसे मदद लेना, इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ाना। मुझे ये बताइए, उनकी बहनों ने जो किया है, जो कर रहे हैं, वो क्या मुहिब वतनी है? क्या वो सियासी जमात कर सकती है? 9 मई और 26 नवंबर क्या कोई सियासी जमात कर सकती है? या फिर IMF को खत लिखना हो, या पाकिस्तान के खिलाफ बाहर लॉबिंग करनी हो, और लॉबियस्ट को इतने पैसे दिए गए कि पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क ने भी कभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो क्या पाकिस्तानियत या सियासत है? तो बात यह है, जो सियासत की बजाय रेड लाइंस क्रॉस करें, वो खत्म शुद्धि है। रेड लाइंस क्रॉस करने वाला वो खुद उसने क्रॉस किया। ऑब्वियसली रेड लाइंस हैं, लेकिन सियासी तौर पे तो जैसे आपने कहा आवाम फैसला करती है। लेकिन कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, ये आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, साकिब निसार के खिलाफ होना चाहिए, आसिफ सईद खोसा का एहतसाब होना चाहिए या करने जा रहे हैं आप? देखिए, मैंने कहा हमारा फोकस तो आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना है, दहशतगर्दी को खत्म करना है, इकोनॉमी को बेहतर बनाना है, सफारती तन्हाई से अब जो सफारती अरूज पर शहबाज शरीफ लेके गया उस पर है। पंजाब में देख लें, कोई दिन ऐसा नहीं है कि मरियम साहबा कोई ऐसा मंसूबा ना करें जो कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर कर रहा हो। हैरान कर दिया है दुनिया को बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट करके जो कि लोग कहते थे हो ही नहीं सकते। बात यह है, हमारा फोकस तो इधर है, लेकिन निजाम को बेहतर बनाने के लिए यकीनन अगर एक अदारे ने अपने कितने बड़े ओहदे पर रहने वाले को सजा दी है, तो बाकी क्यों लाडले हैं? बाकियों की एहतसाब क्यों नहीं हो सकता? जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। 4 रुपए की रोटी 24 रुपए साकिब निसार ने की है। महंगाई अरूज में आई उस वक्त, नहीं तो महंगाई आप 2017 देखें, डॉलर कितने का था, महंगाई कितनी थी उस वक्त, क्या हालात थे। जनरल फैज की सजा के हवाले से उसमें ये लिखा गया था कि कुछ सियासी अनासर के साथ मिलकर सियासी इस्तेआल अंगेजी और अदम इस्तेकाम को हवा देने और बाज़ दीगर मामलात में जनरल फैज की शमूलियत से अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। ठीक है, और फिर फैसल वावड़ा साहब को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से कुछ गठजोड़ नज़र आता है जनरल फैज का और इमरान खान का, और इस हवाले से शवाहिद मिल चुके हैं और शायद वो इनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन जाए। ऐसे कोई शवाहिद हैं, कोई मामलात हैं जो आपकी नॉलेज में हो? देखिए, बानी PTI की जो सियासी जिंदगी है उसमें बहुत सारे शवाहिद ये हैं कि उनके फैसले जो थे वो घूमते थे जनरल फैज के मशवरों पे, और बेशुमार ऐसी चीज़ें जब वो हुकूमत में थे, हुकूमत में आने से पहले, हुकूमत में आने के बाद, हुकूमत से निकलने के बाद, तो इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि ये सब कुछ भी बगैर मशवरे के नहीं हुआ। और बहुत सारे उनके रहनुमा जो हैं, फैसल वाडा भी उनके सबक PTI के रहनुमा है, बहुत सारे लोग ये शवाहिद पहले भी दे चुके हैं। और ये बिल्कुल इनकी जो दोस्ती, इनकी जो गठजोड़ था, इनकी जो पार्टनरशिप थी, वो पूरी दुनिया को पता है कितनी ज्यादा है। इनके तो घर के किचन में दाल पकनी है या कीमा, तो वो उसका फैसला भी जनरल फैज करते थे। तो इतने बड़े फैसले नहीं हो सकता कि उनमें मुशावरत ना हो, और ये बेशुमार शवाहिद ऐसे हैं। बाकी उनका अदारा ने एक तकड़ी मिसाल कायम की है। बुनियाद पे कह रहे हैं कि हो सकता है जब उनको पता हो कि घर पे क्या पक रहा है तो ये भी पता होगा, लेकिन फैसल वावड़ा और दीगर लोग तो ये बात करें कि इसके शवाहिद मिल चुके हैं। तो ये आपकी नॉलेज में है, कोई शवाहिद वाकई मिल चुके हैं या अजम्पशन पे बात हो रही है? देखिए, मैं तो खुद एक सियासी कारकुन हूँ, आंखों देखती और कान सुनते बेशुमार ऐसी चीजें सुनी गई हैं कि एक एक चीज जो है वो मशवरे से होती थी, और इसकी इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा अदारा कर रहा है जिसने शफाफियत का नया म्यार कायम किया है, जिसने नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं पाकिस्तान में। तो यकीनन अगर ऐसा कुछ होगा तो जो बेनिफिशियरी तो सियासी लीडर था, बेनिफिशियरी तो पार्टी थी, बेनिफिशियरी तो वो थे, और इसमें नुकसान किसका हुआ? वो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के लोग थे, और वो अदारा था जिसके रिटायर आदमी ने ये सब कुछ एक सियासी लीडर से मिलकर किया। तो अब ये सियासी लीडर जो कहते हैं हम जानते ही नहीं है, नहीं तो ये तो चकवाल उनके घर से नहीं उठते थे। कई ऐसे हैं जो उनके भाई जो पटवारी थे उसके पटवार खाने से नहीं निकलते थे। सही। तलात साहब, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब को अपनी जात के हवाले से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उनका एहतसाब जरूर होना चाहिए। तो वो तो अपनी तकारीर में जनरल फैज हमीद के साथ साथ जनरल बाजवा को भी जिम्मेदार ठहराते थे कि उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, मेरी हुकूमत खत्म करके इमरान खान को इंस्टॉल किया। तो अब जनरल फैज हमीद के हवाले से तो एहतसाब शुरू हो चुका है, बल्कि सजा भी हो चुकी है उनको। क्या जनरल बाजवा के खिलाफ भी एहतसाब होना चाहिए?
देखिए, उनके अदारे ने एक नई एग्जाम्पल और नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं एहतसाब के सिलसिले में। अगर उनका अदारा चाहेगा, वो समझता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है, तो अगर पहले भी उन्होंने अपने इस हाई प्रोफाइल ऑफिसर को नहीं छोड़ा, तो वो बाकियों को क्यों छोड़ेंगे? तो ये फैसला उनका अदारा करेगा और हम बिल्कुल इस पे हमें यकीन है, इत्मीनान है कि वो फैसला अब पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद हकाइक पर करेंगे, तो हम ये बात उनके अदारे पे छोड़ते हैं। फैसला तो उन्होंने करना है और अगर ट्रायल होगा तो वो भी उन्होंने करना है, लेकिन आप लोग क्या समझते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैंने तो आपसे कहा है कि उनके अदारे ने नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो बिल्कुल अगर ऐसी कोई बात हुई होगी तो जरूर करेंगे। अच्छा, मुझे पूरा यकीन है, हमें यकीन है कि अगर कोई ऐसी वो इस तरह की चीजों में शामिल है तो उनका भी होगा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब तो उनको जिम्मेदारी ठहराते थे कि जनरल बाजवा इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन फैसल वाडा साहब ने कहा कि नहीं, वो तो उनकी तो सिर्फ नेग्लिजेंस हो सकती है या उनकी नाअहली हो सकती है और इस वजह से उनका ट्रायल नहीं हो सकता। तो आप समझते हैं कि जो कुछ हुआ 2016-17 ऑनवर्ड्स, उसमें सिर्फ जनरल बाजवा साहब की नाअहली थी और नेग्लिजेंस थी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ, या वो इससे ज्यादा उनका किरदार था? देखिए, मैं कह रहा हूं कि हमें कियास राई की बजाय, अंदाजे लगाने की बजाय उस अदारे की तहकीकात का इंतजार करना चाहिए कि अगर आखिरी पैरे में कुछ लिखा गया है तो उसमें जो तहकीकात हो रही हैं, पहले भी उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं किया। अगर किसी की गलती होगी तो वो अदारा खुद उस पर फैसला कर लेगा। तो हमें अंदाजे लगाने की बजाय इंतजार करना चाहिए उन तहकीकात का जो जारी है। तलाल साहब, आपने कहा कि इस एहतसाब के जरिए इदारे ने एक मिसाल भी कायम की, लेकिन आपको पता है कि ये, आपको लगता है कि मिसाल इतनी अहमियत रखती है कि आइंदा जो मदाखलत का दरवाज़ा है वो बंद हो जाएगा? क्योंकि जो बहुत सारे इल्ज़ामात नवाज शरीफ साहब ने लगाए और उनके जो गिले थे, वो तो उनके इन सर्विस होते हुए इक़दामात के हवाले से थे, चाहे पीटीआई को लाना हो, नून लीग को निकालना हो, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो सारे जो सियासी मामला थे उनकी निगरानी करना हो, तो उस हवाले से तो उनको सज़ा नहीं दी गई है। तो आप समझते हैं कि फिर भी जो मदाखलत का दरवाज़ा है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? देखिए, यकीनन मदाखलत का काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लोगों को ये याद रहेगा कि इन सर्विस भी, और सर्विस के बाद अगर सज़ा हो सकती है तो सर्विस में अगर कोई करेगा तो उसका फिर उसके साथ क्या होगा। तो मेरा ख्याल है इससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। और बाकी रही बात, हमें फोकस हमारी हुकूमत का, मियाँ नवाज शरीफ का और मियाँ नवाज शरीफ की टीम का आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल करना है, उस तरफ ज़्यादा फोकस है। सज़ाएँ अदारे दे रहे हैं, अदारे अब खुद एहतसाबी कर रहे हैं, अदलिया को भी करनी चाहिए और सियासी पार्टियों को भी करनी चाहिए। उस सियासी पार्टी को जो इस सारे गठजोड़ की बेनिफिशरी थी, जो इसमें शामिल थी, जो पूरी मुजरम थी इसकी 9 मई और 26 नवंबर और बाकी मामलात में, उस सियासी पार्टी पर सवाल उठाएं कि उन्होंने अपने लीडर के साथ क्या करना है। ये तो नहीं हो सकता कि ये सब कुछ करने वाला सियासत भी करे और ये सब कुछ करने वाला पाकिस्तानी भी कहलाए, ये सब कुछ करने वाला पाकिस्तान में कहे कि मैं तब्दीली भी लेकर आऊंगा। तो सियासी जमातों को भी और अदलिया और दूसरे इदारों को भी इस एग्जाम्पल को लेकर खुद से भी एहतसाब करना चाहिए। लेकिन जनरल फैज और जनरल बाजवा के ऊपर तो ये इल्ज़ाम भी लगता है ना कि फिर उन्होंने इमरान खान की भी हुकूमत करवाई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप लोगों को सपोर्ट किया। ये बात तो खुद पीडीएम के सरबराह फजल रहमान साहब भी कर चुके हैं कि ये सबके सामने हुआ था और वो सारे ऑन बोर्ड थे, बल्कि उन्हीं की मदद से हुआ था ये सारा। तो यानी कि उनकी जो मुआवनत थी, सियासी मुआवनत, वो पीटीआई तक महदूद नहीं थी। बाद में जब उनको नजर आया था पीटीआई कमजोर हो रही है तो उनकी फिर झुकाव आपकी तरफ भी हो गया। सिर्फ उन्होंने इतना किया था कि उन्होंने एक गैर कानूनी जो मदद करते थे इमरान खान की, वो मदद करनी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उनका इत्तेहाद टूट गया। नहीं तो उन्होंने पार्टियों को भी मजबूर किया था, लोगों को भी मजबूर किया था। सिर्फ उन्होंने वो काम छोड़ दिया था। अदम एतमाद बड़ा एक नेचुरल और उस वक्त के हालात के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये काम हुआ। फजल रहमान तो कहते हैं इससे बढ़कर रोल था, ये मदद नहीं थी, उन्होंने बाकायदा मुआवनत की थी इसमें। देखिए, ये वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे जो हमारा तजिया और मेरे पास मालूमात है, उन्होंने इमरान खान की बेजा हमायत और उसको लाकर लोग देने, पार्टियां जोड़कर देनी, हुकूमत बना के वो काम छोड़ा, जिसकी वजह से खुद ब खुद लोग अलहदा हो गए। अच्छा तलाल साहब, कोई आइडिया है आपको कि रखा कहाँ जाएगा, सजा कहाँ पे काटेंगे वो अपनी? क्योंकि स्पेकुलेशन बड़ी हो रही थी, कोई कहता है अडियाला जेल में होगा, कुछ लोगों की राय है कि नहीं कोई सेफ हाउस होता है, आप बता सकते हैं?
क्यों नहीं आप DGI SPR से या उनके अदारे से, आपका एक तरीकाकार है उनसे रब्ता करने का, इन्फॉर्मेशन लेने का, नहीं, उनसे ये भी पूछ उनसे सकते हैं, पूछे बिल्कुल ना सही। जी। मैंने कहा आप शायद वजीर ये मुमलिकत बराए दाखिला तो आपकी ये नॉलेज में हो। जी जी, यकीनन मैं दाखिला, लेकिन ये उसके अदारे का काम है और उनका अपना तरीकाकार होगा, ये उनसे पूछे। अच्छा, एक और मामला, क्यों आपने भी कहा कि आपने उस्मा खान साहिबा जो अहलिया बहन है इमरान खान की हमशीरा, उनके हवाले से भी आपने कुछ बात की, तो इस पर राना सनाउल्लाह भी ये गुफ्तगू करते रहे मुसलसल। वो कह रहे हैं कि देखें कुछ चीज़ें तो इमरान खान के पोस्ट में, एक्स पोस्ट में सामने आ गई, लेकिन कुछ बातें मुल्क दुश्मनी से रिलेटेड, इंडिया से राब्तों के हवाले से कुछ और एविडेंस भी सामने आए, जो बातें उनकी हमशीरा उस्मा ने इमरान खान से की थी जेल में। क्या ऐसी बातें सामने आई हो? वाकई कोई एविडेंस है जिस पर बात करें राना साहब? देखिए, बहुत सारी एविडेंस हैं। मेरा मतलब है, बिरून मुल्क पाकिस्तान पे अगेंस्ट लॉबिंग से लेके कि पाकिस्तान पे पाबंदियां लगनी चाहिए, सफरी पाबंदियां लगनी चाहिए, पाकिस्तान इसके अलावा IMF की डील नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान इसी तरह इंडिया को पुकारना, फिर और सबसे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आर्मी चीफ की अहम अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए एक पूरा प्लान बनाना और उस पर कोशिश करना। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं। ये मतलब जेल में गुफ्तगू की थी उन्होंने अपनी हमशीरा से? देखिए, मैं सिर्फ इसका तो नहीं मुझे पता कि भी जेल में, क्योंकि यकीनन राना सनाउल्लाह साहब सीनियर आदमी हैं, उनके पास मालूमात होंगी। मैं तो आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में इनकी बहनें बाहर आके जो मैसेज देती हैं वो इनके भाई का होता है, जो इम्प्लीमेंट करवाती हैं वो करवाती हैं। मसलन ये कमेटियों से निकल जाएं, ये 26 नवंबर कब होना है, कहाँ आके रुकना है, 9 मई, यानी कि सारे इनके बच्चे जो थे इन बहनों के, वो सारे उस 9 मई के करेक्टर्स में से थे। तो ये सब पूरा खानदान मिलके करता है, भाई कहता है, ये इम्प्लीमेंट करवाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल के बाद इसी मामले पे तज़िया हासिल करेंगे। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक DG ISI फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। इस पर हम मजीद बात करेंगे और तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, इस फैसले की अहमियत आपकी नज़र में क्या है, और क्या ये एहतसाब का इख्तिताम है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ अब एहतसाब होना बाकी है, जो कि इमरान खान के सहूलतकार थे, PTI को हुकूमत में लाने के जिम्मेदार थे? देखें, जो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है और एक मिलिट्री कोर्ट का फ़ैसला है, इस फ़ैसले की सबसे ज़्यादा अहमियत ये है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें माजी में, तो एक फ़ैसला जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी आया था, लेकिन वो एक सिविलियन कोर्ट का फ़ैसला था। उस फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, और अमल दरामद किसने नहीं होने दिया? जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने अमल दरामद नहीं होने दिया। उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कुछ वज़रा से, और जिस जज ने, वकार सेठ ने वो फ़ैसला सुनाया था, उसको इन्होंने ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। तो इसके अलावा आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में फ़ैसला दिया था, उसमें उन्होंने उस वक्त के DG ISI असद दुरानी और आर्मी चीफ असलम बेग को ज़िम्मेदार ठहराया था कि इन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, लेकिन उस फैसले पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो माजी में जो हमारी जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, उन्होंने या तो फ़ैसले किए नहीं, और अगर किए तो उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब ये पहली दफ़ा एक मिलिट्री कोर्ट का फ़ैसला है, और मिलिट्री कोर्ट का फ़ैसला जो है वो फ़िलहाल सिर्फ एक करप्शन के केस के बारे में है। तो जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है, उसके मुताबिक जो सियासी मामलात में जनरल फैज़ हमीद की मुदाखलत थी, उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उस पर अलहदा से भी मुकदमात चलेंगे। तो जब वो मुकदमात चलेंगे और अगर वो भी पाया तकमील को पहुँचते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो सियासत में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जो किरदार है, उस किरदार को मिनिमाइज़ करने, किरदार को कम करने के एक अमल का आगाज़ होगा। क्योंकि ये जो केस है, इस केस की अहमियत फ़िलहाल सिर्फ इतनी है कि जनरल फैज़ हमीद के स्टेटस के लोग जो हैं वो माजी में करप्शन करते रहे, लोगों से पैसे छीनते रहे, ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए माल बटोरते रहे, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में जो इस स्टेटस के लोग हैं वो इस जगह पे जब बैठे होंगे तो वो ये काम नहीं करेंगे। और अगर 9 मई का केस जो है, अगर उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होती है और 9 मई में अगर जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी साबित हो जाती है, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो केस होगा कि उसके बाद अगर उसमें भी इनकी कन्विक्शन होती है,
तो फिर जो फ़ौजी अफसरान हैं या रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं उनकी सियासत में मुदाखलत की हौसला शिकनी होगी। तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है। पहली दफ़ा एक ISI के साबिक सरबराह का एहतसाब हुआ है, उनको सज़ा मिली है। तो बहुत से लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी कि ये तो मुदाखलत तो अभी भी हो रही है, लेकिन हो रही है मुदाखलत तो जब इमरान खान के दौर में मुदाखलत हो रही थी तो उस वक्त जब हम कहते थे कि जनाब जो असगर खान केस का फ़ैसला है या फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, तो अमल दरामद नहीं होता था क्योंकि उस वक्त बाजवा साहब और फैज़ साहब पावर में थे। तो अब वो पावर में नहीं है तो उनके खिलाफ एक फ़ैसला आ गया है। तो मामला इसी तरह आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि ये एक बिगिनिंग हो गई है, इस तरह के मज़ीद फ़ैसले भी होंगे। और अभी हुकूमती रहनुमा ये कह रहे हैं कि कुछ जजेस जो थे साबिक चीफ जस्टिस जिसमें आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके ख्याल में सिर्फ महज डरा रहे हैं या घेरा तंग होगा उनके खिलाफ भी? देखें शहजाद साहब, क्योंकि मैं ख़ुद जनरल फैज़ साहब के मामलात को मैंने ख़ुद देखा है, मैं उनका एक विक्टिम रहा हूँ और जब मेरे पे 9 महीने की पाबंदी थी तो मेरे पास तो और कोई काम नहीं था ना, मैं तो सिर्फ उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन किया करता था, पीछा करता था क्या करते हैं क्या नहीं करते। और उसके बाद फिर जब वो अपने ओहदे पे नहीं रहे तो उसके बाद फिर ख़ुद लोगों ने आके मुझे बताना शुरू किया। तो मैं अब आपको क्या बताऊं, इसमें सिर्फ जजेस नहीं हैं, इसमें सिर्फ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान नहीं हैं, इसमें जर्नलिस्ट भी हैं, इसमें इस वक्त जो पार्लियामेंट है इसके मेंबरान भी हैं, विक्टिम्स भी हैं और उनके बेनिफिशरीज भी हैं, दोनों तरफ के लोग हैं। अब जो विक्टिम्स हैं उनमें आज वो विक्टिम्स जो हैं वो बड़े बड़े अहम ओहदों पे हैं। मसलन मिसाल मैं आपको देता हूँ, हनीफ अब्बासी साहब जो अब वज़ीर रेलवे हैं, इनको जो एक नारकोटिक्स कोर्ट ने 25 साल की जो सज़ा दी थी, मैं इसका मुझे इस सारे मामले का ख़ुद पता है क्योंकि जब हनीफ अब्बासी साहब को ब्लैकमेल कर रहे थे जनरल फैज़ कि आप मुस्लिम लीग नून छोड़ के तो आप PTI में आ जाएं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी एक मीटिंग करवाई थी उनके एक दोस्त ने, और जब हनीफ अब्बासी साहब ने इनकार कर दिया उसके बाद उन पर एक मुकदमा बना और उसके बाद उन पर केस बना, फिर उनको 25 साल कैद की सज़ा हुई। 25 साल कैद की सज़ा के बाद उनको पहले अडयाला जेल में रखा गया, वहाँ पर उनसे कहा गया जी कि फैज़ साहब ने कोशिश की कि उनको वहाँ पे विक्टिमाइज़ करवाया जाए, उन पर तशद्दुद करवाया जाए, वो नहीं हुआ तो उनको फिर अटक जेल भेजा गया। जब उनको अटक जेल भेजा गया तो वहाँ पे मकसद ये था कि उनको कोई सबक सिखाना है। मुझे पता चला तो एक दिन मैं उनसे मुलाकात के लिए मैंने होम सेक्रेटरी से इजाज़त ली मुलाकात की। मैं अटक जेल जा रहा था तो मुझे एक फ़ोन आया हनीफ अब्बासी साहब के दोस्त का। उन्होंने कहा जनरल फैज़ का पैगाम है कि अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ कोई ज़्यादा जुल्म ना हो तो आप उससे मुलाकात ना करें और आप वापस आ जाएं, वो 25 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आएगा। और फिर मुझे अब्बासी साहब की फैमिली के एक बड़े करीबी बंदे ने कहा कि जी आप प्लीज़ वापस चले जाएँ, अब्बासी साहब पे बड़ी मुश्किल होगी। अब आप देखें आजकल अब्बासी साहब नहीं बोल रहे, हनीफ अब्बासी साहब ने अभी तक मैंने कहीं नहीं सुना कि उन्होंने जनरल फैज़ के बारे में कुछ कहा हो या उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में वज़ीर बनने के बाद या पिछले 2-3 दिन में कुछ कहा। वो खामोश हैं, हालांकि वो बहुत कुछ कह सकते हैं, वो भी आज हीरो बन सकते हैं। इस वक्त आजकल जो ज़्यादा बोल रहे हैं ना लोग बाजवा साहब के ख़िलाफ़ और फैज़ साहब के ख़िलाफ़, इनमें से ज़्यादातर बेनिफिशरी है जो कि उनको पता है कि हम बेनिफिशरी हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसी तैसी फेर रहे हैं, फैज़ की भी और बाजवा साहब की भी। तो इसमें ये जो हमारा सिस्टम है ना, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि मैं इस कैबिनेट में, ये जो कैबिनेट है इस वक्त, मैं उसमें ऐसे लोगों को जानता हूं जो शहबाज शरीफ साहब को प्रेशराइज कर रहे थे कि या तो बाजवा साहब को आप एक्सटेंशन दे दें या जनरल फैज़ को आप आर्मी चीफ बना दें। ऐसे भी लोग थे, आज वो जनरल फैज़ की ऐसी तैसी फेर रहे हैं। तो वो अब नाम ले रहे हैं जी कभी कि जी उसका किसी साबिक जज को आप प्रोसिक्यूट करें, आप किसी फलां जज साहब जो हैं उनको भी बीच में ले आए। तो मेरा ख्याल है पहले तो उनको शहबाज शरीफ साहब को तो सारा पता है कि कौन कौन उनको कहता था कि जी आप जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना दें। खुद जनरल फैज़ भी उनको कहते थे कि मुझे आप आर्मी चीफ बना दें। मैं समझता हूँ कि जो जनरल फैज़ की सियासत में मुदाखलत है, इसके सबसे बड़े गवाह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो उनकी सियासत में मुदाखलत के हवाले से एक केस जो है उन पर चलना चाहिए, उनको बाकायदा सज़ा मिलनी चाहिए। जरदारी साहब भी उसके गवाह हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है।
प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसके गवाह हैं, जो कि बहुत कुछ जानते हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि फिर बाकी लोग जो है उनकी बारी आएगी। वो जज है, जर्नलिस्ट है, जो भी है वो बाद में आएगा। पहले आप जनरल फैज़ की जो सियासत में मुदाखलत है उसके दो बड़े गवाह हैं, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसमें उनको सजा दें, फिर बात आगे चलेगी। और आपने कहा कि हनीफ साहब भी जो है इस पर खामोश हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं? आज उन्होंने खिताब किया, अपने लोगों से बातचीत की और उसमें नहीं, हनीफ अब्बासी साहब तो इसलिए खामोश हैं, हनीफ अब्बासी साहब तो इसलिए खामोश हैं कि पहले तो वो बात कर चुके हैं ना, लेकिन आजकल वो इसलिए खामोश हैं कि जो विक्टिम नहीं थे, जो बेनिफिशियरी थे जनरल फैज के, वो ज्यादा बात कर रहे हैं। तो वो क्या बात करें आप? उनके बारे में तो सबको पता है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे पता है। जी नवाज शरीफ साहब आज कि जनरल फैज ने उनको 25 साल कैद की सजा सुनाई। जी नवाज शरीफ साहब, लेकिन आज उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से बात की, उन्होंने कोई बात ही नहीं की। एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा था इमरान खान के जो सहूलतकार लाने वाले उन सबके खिलाफ एहतसाब होना चाहिए, लेकिन आज उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। बस उन्होंने इतना कहा कि फिजा अच्छी है, पार्टी को फायदा उठाना चाहिए, और फिजा इतनी अच्छी है कि आपसे लोग टिकट मांगने आएंगे। अब क्या वजह होगी कि उन्होंने कुछ तबसरा नहीं किया इस पर आज? देखिए ना, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी ना शहजाद साहब, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी कि जनरल फैज़ जो हैं वो सियासत में क्या क्या मुदाखलत करते रहे हैं, तो फिर ये बात खुलेगी। मेरे जैसे लोग फिर बात करेंगे कि भाई ये भी पूछें, ये भी पूछें, ये भी पूछें। तो इन्वेस्टिगेशन होगी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको जेल से सीधा लंदन कैसे पहुंचाया गया, उसके पीछे भी जनरल फैज़ थे। फिर जनरल फैज़ जो हैं वो चाहते थे कि जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान से निकाल दिया है, जरदारी साहब को भी निकाल दिया जाए। जरदारी साहब ने इनकार कर दिया, उसके लिए जरदारी साहब की फैमिली के लोगों को गिरफ्तार करवा दिया जनरल फैज़ ने। जनरल फैज़ ये चाहते थे कि नवाज शरीफ भी रास्ते से हट गया है, जरदारी साहब भी हट जाएं, और अल्टीमेटली इन्होंने इमरान खान को भी हटाना था। वो इमरान खान समझ के बैठे हुए थे कि ये मेरा बहुत वेलविशर है, ये मेरा बड़ा सिंपथाइज़र है। ऐसी बात नहीं थी। इन्होंने जो मंसूबा बनाया हुआ था, इनका मंसूबा ये था, और मैं कोई ऐसी बात नहीं है कि अब जनरल फैज़ जो है वो फंसा हुआ है तो मैं बात कर। भाई मैंने जब उस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट में लिख दिया था, जब जनरल फैज़ DGISI था और जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में लिख दिया था कि ये जनरल फैज़ जो है और इमरान खान ये मिलकर जो कुछ भी कर रहे हैं, इसमें अल्टीमेटली ये पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं। और जनरल फैज़ ने अल्टीमेटली इमरान खान को भी हटाना था। उन्होंने आप एक मीडिया की एक बहुत ही अहम शख्सियत है, आप भी उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। जनरल फैज़ ने उनसे ये कहा था कि यू शुड स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। मैंने 2030 तक 2030 तक मैंने कहीं नहीं जाना और मैं यहीं पे हूँ, तो आप मेरे से ताउन किया करें। तो इस तरह की बातें वो पॉलिटिशियंस को भी जाके करते थे। जरदारी साहब को भी कहते थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा और आप जो है ना वो मेरे साथ ताउन करें, और जो उनसे ताउन नहीं करता था उसको वो ब्लैकमेल करते थे, उसको वो उस पर झूठे मुकदमात बनवा देते थे, पाबंदियाँ लगवा देते थे। तो ये अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब उनको पता चल गया होगा कि अगर सियासी मामलात में मुदाखलत के हवाले से अगर जनरल फैज़ जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, मुकदमा चलेगा, तो हो सकता है बहुत कुछ पता चल जाए कि वो जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो क्या था, और फिर उनको बाहर कैसे। उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड थे। मेरी तो इन्फॉर्मेशन उस वक्त ये थी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन जनरल फैज़ ने कुछ इस तरह का माहौल बना दिया था, कोर्ट से फैसला ले लिया, कैबिनेट से एंडोर्समेंट ले ली, और नवाज शरीफ साहब के पास कोई रास्ता नहीं था, उनको बाहर भेज दिया। तो काफ़ी एम्बेरसमेंट होगी, इसमें भी हुकूमत की भी काफ़ी एम्बेरसमेंट होगी अगर जनरल फैज़ की सियासत में मुदाखलत की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। तो पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी एक्सपोज होंगे, मुस्लिम लीग नून के भी एक्सपोज होंगे, और PTI को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक हफ्ते पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कारोबारी शोबे और तनख्वाहदार तबके को 975 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देने के लिए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी और ये हिदायत की थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने के लिए ये कमेटी IMF से बात करे। लेकिन IMF से मुजवजा टैक्स रिलीफ की मंजूरी लेने के बजाय IMF ने हुकूमत से ही डू मोर का मुतालबा कर दिया है, जिसके बाद तनख्वाहदार या कारोबारी तबके को टैक्स रिलीफ मिलना तो दूर बल्कि इजाफी टैक्सेस लगने का इम्कान बढ़ गया है। रवा हफ्ते IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को $1.3 अरब की किस्त की मंजूरी दी थी,
मगर अपनी रिपोर्ट में IMF ने $7 अरब के मौजूदा प्रोग्राम के तसलसल के लिए 11 नई शराइत आयद कर दी हैं। अहम बात यह कि 2 हफ्ते पहले हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर आलमी मालियाती इदारे की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें IMF ने पाकिस्तान के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में करप्शन और एलीट कैप्चर को पाकिस्तानी मईशत के लिए बुनियादी मसला दिया था। और अब जो IMF की नई शराइत सामने आई हैं, उनमें भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में करप्शन और चीनी के शोबे में एलीट कैप्चर के खात्मे की शराइत शामिल है। साफी शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने पावर सेक्टर में निजकारी के जरिए इस्लाहात करने और FBI की कारकर्दगी में बेहतरी का भी मुतालबा किया है। अहम बात यह कि IMF ने नई शराइत ऐसे वक्त में आयद की हैं कि जब पाकिस्तान को पहले ही रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में मुसलसल टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है, जो 430 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। साफी शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को यह यकीन दहानी कराई है कि अगर दिसंबर के आखिर तक भी पाकिस्तान को टैक्स शॉर्टफॉल का सामना रहा तो पाकिस्तान नए टैक्सेस के इतलात के लिए मिनी बजट पेश कर सकता है, जिसके लिए खाद और पेस्टिसाइड पर 5% ड्यूटी बढ़ाने के अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर FED लगाना शामिल है। IMF की जानिब से यह शर्त भी आयद की गई है कि अगले दिसंबर तक पाकिस्तान आला सिविल सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात वेबसाइट पर जारी करेगा, जबकि करप्शन के खात्मे के लिए इदारों में रिस्क असेसमेंट की बुनियाद पर 10 इदारों में नैब का इदारा एक्शन प्लान मुरतब करेगा। अहम बात यह कि जहां IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे की इस रिपोर्ट में नई शराइत आयद की है, वहीं रवा साल पाकिस्तानी मईशत की कामयाबियों को भी हाईलाइट किया गया है। IMF ने रिपोर्ट में लिखा है कि 2025 में पाकिस्तान में ग्रोथ इब्तदाई अंदाजों से बेहतर रही और IMF ने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि अगले माली साल में पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग मिलने के बेहतर इम्कानात हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहबाज राना ने। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। IMF की जो स्टाफ लेवल रिपोर्ट है सेकंड रिव्यू पर, वो ये तो एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान ने जो इम्प्लीमेंटेशन की है इस प्रोग्राम की, उसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़रूर आई है, लेकिन इसके अलावा कुछ मजीद कंडीशंस भी लगा दी गई और इस पर आपकी आज खबर भी थी कि 11 मजीद नई शराइत IMF ने पाकिस्तान पर इम्पोज कर दी हैं। इसकी क्या वजह है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, स्टेबिलिटी तो आई है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, हम सब मानते हैं, आप भी और हम भी, कंपेयर टू 2 years अगो सिचुएशन बहुत बेहतर है। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी है ये अभी तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करने में, और इसके साथ ही हमारा जो एक ओवरऑल हमने एक फॉरेन कैपिटल मार्केट्स को हमने कैप्चर उनको करना था, कैपिटलाइज करना था, वहाँ जाके बॉन्ड्स फ्लोट करने थे, उसमें ये स्टेबिलिटी ट्रांसलेट अभी तक नहीं हो रही, उसमें मुश्किलात आ रही हैं। जहाँ तक नई शराइत की बात है, IMF ने उन एरियाज़ के अंदर जाके शराइत लगाई हैं नई, जहाँ पे जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस थी या तो बिलो पार थी, या फिर जो है गवर्नमेंट कुछ डिलीवर नहीं कर पाई और उसने जो कुछ कमिटमेंट्स की थी या उनको ब्रीच किया। जैसे कि शुगर सेक्टर के अंदर एक कमिटमेंट ये थी हुकूमत की कि कोई भी नई किसी किस्म की टैक्स एग्जाम्पशन जो है वो किसी भी सेक्टर को नहीं दी जाएगी। इसकी वायलेशन में हुकूमत गई और हुकूमत ने, आपको पता है, इस साल जुलाई में मेरा ख्याल है कोई 55% के करीब या 53% जो इंपोर्ट टैक्सेस थे वो हुकूमत ने वेव ऑफ किए, क्योंकि अपने ही उन्होंने एक इनएफिशिएंसी या उनका गलत फैसला जो था शुगर बरामद करने का, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर शुगर की किल्लत पैदा हुई और उसकी कीमतें ऊपर गईं, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको छुपाने के लिए उन्होंने फिर शुगर इंपोर्ट की, तो उसके ऊपर इनको 53% तक जो टैक्सेस थे वो माफ़ करना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रीच थी प्रोग्राम की। तो इसका फिर IMF की तरफ से रिएक्शन ये आया कि अब IMF ने, आपको पता है कि एक नई जो शर्त है वो लगा दी है, और शर्त यही है कि मई इस साल मई तक, जो कमिंग ईयर है उसका मई के तक हुकूमत जो है एक नई पॉलिसी तैयार करेगी, और जो एक शुगर बैलेंस का इस मुल्क के अंदर कंट्रोल बना हुआ है, लीड कैप्चर है, उसको ब्रेक करने के लिए एक नई जो पॉलिसी है शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने की, वो आएगी। इसी तरीके से आप देखें कि जो और बहुत सारे एरियाज थे जहाँ पे हुकूमत लैग कर रही थी, गवर्नेंस का इशू आपको पता है, करप्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो सर्विस डिलीवरी की चीज़ें हैं, तो उन एरियाज़ में जाके IMF ने जो नई शराइत है वो लगाई हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा शहबाज राना साहब, क्योंकि आमतौर पर जब प्रोग्राम IMF प्रोग्राम में होते हैं तो उनके जो बेंचमार्क्स होते हैं वो इकोनॉमिक टारगेट्स होते हैं, लेकिन अब हमने देखा जो पिछली रिपोर्ट भी थी गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट, और अभी भी कई चीज़ें जो इन्होंने अपनी कंडीशंस में डाली हैं, जिसमें करप्शन को मिटिगेट करना है, सिविल सर्वेंट्स की एसेट डिक्लेरेशन है, या असेसमेंट ऑफ रेमिटेंसेस कॉस्ट है, ये तमाम चीज़ें तो गवर्नेंस से ही इसका ताल्लुक लगता है। तो क्या IMF इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है या ग्रोथ नहीं है तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में करप्शन परसिस्ट करती है, बुरी गवर्नेंस है, और जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक पाकिस्तान ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट नहीं अट्रैक्ट कर सकेगा? शहजाद साहब, ये जो IMF का प्रोग्राम है एक्सटेंडेड
फ़ंड फैसिलिटी, ये बेसिकली इस्लाहात का प्रोग्राम है। ये अलहदा बात है कि IMF ने जो फ्रंट लोड किया वो उनको रिफॉर्म्स जो चाहिए हमारे सिस्टम को बेहतर करने के लिए उसको फ्रंट लोड नहीं किया। फ्रंट लोडिंग उन्होंने किया टैक्स जो नए इम्पोज किए उससे रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, उन चीज़ों से रिलेटेड जिससे फौरी तौर पर जो पाकिस्तान की इकॉनमी का डाउनवर्ड डिक्लाइन था नंबर्स की हद तक, आपका एक्सटर्नल सेक्टर बेहतर हो गया, उसमें आपको दिवालिया होने का चांस नहीं है, फिस्कली आप सस्टेनेबल तो नहीं है लेकिन जो पहले बुरे हालात थे फिस्कल आपके उस तरीके से नहीं है। तो एक जो एक बदतरी हो रही थी सिस्टम के अंदर वो रुकी। जो लॉन्ग टर्म चीज़ है जहाँ पे जाके पाकिस्तान की इकॉनमी ने बेहतर होना है, उसकी सर्विस डिलीवरी बेहतर होनी है, उसने सस्टेनेबल जो फुटिंग पे खड़े होना है, उसके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 11 नई शराइत की बात नहीं है, ये जो 64 कंडीशंस हैं इसमें मेरा ख्याल 18 या 20 ऐसी शराइत है जो अदाद शुमार से जिनका ताल्लुक है, इंडिकेटर से ताल्लुक है। बाकी वो चीज़ें जो क्रिटिकल एरियाज ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी ट्रेड लिबरलाइजेशन है, आपके अंदर इकॉनमी के अंदर कंपटीशन की बात हो रही है, करप्शन कम करने की बात हो रही है, SOEs की जो है प्राइवेटाइजेशन है, उसके SOE का जो हमारी कंपनी है गवर्नमेंट की ओन, उनका जो निज़ाम है गवर्नेंस का उसको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ मुंसलिक करना है। तो ये वो क्रिटिकल एरियाज़। अब मसला ये हुआ है चूँकि हम इतनी बुरी हालत में थे कि हमें फौरी तौर पर ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स IMF शुरू नहीं कर सकता था, उसने पहला 1 साल इसी चीज़ पे लगा दिया कि इकॉनमी स्टेबलाइज हो जाए। जो फेज़ 2 है विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फेज़ कि आपने ये तमाम इस्लाहात करनी है, वो अब शुरू हुई है। तो अगर इस हुकूमत जहाँ पे मिस कर रही है, आपने देखा होगा वहीं पे IMF उसे एक और ज़रा सख्त किस्म की शर्त लेके आ रही है। तो IMF की इंटेंशंस तो अभी तक वाज़े हो रही है कि वो इस्लाहात करवाना चाह रही है IMF पाकिस्तान से, लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान ये इस्लाहात करेगी या वो उसमें फिर वो कोई ना कोई रायत ले लेगी, एक्सटेंशन ले लेगी, ये देखने वाली बात। यानी शहबाज आप ये कह रहे हैं कि जो क्रिटिकल एरियाज पर अब IMF फोकस कर रहा है ये भी उतने ही अहम है जितने के इकोनॉमिक बेंचमार्क्स होते हैं, और अगर इन पर भी अमल दरामद नहीं किया तो क्या मुस्तकबिल में जो ये प्लान का कंटिन्यू होना या किस्त हमारी रुक जाती है, इनका दारोमदार उससे भी है या नहीं है? देखिए ये है स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, ये क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, वो चीज़ जिसके मिस होने से आपका प्रोग्राम सस्पेंड हो सकता है, वो शायद ये चीज़ नहीं है। ये रिलेटिव टर्म्स में इसको सॉफ्ट कंडीशन कहते हैं, ये हार्ड कंडीशन नहीं है। लेकिन जब सॉफ्ट कंडीशन कंटिन्यूसली ब्रीच होती है तो वो फिर हार्ड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट थी उसका स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था आपने इसको जुलाई तक पब्लिश करना है, दैट वाज अ सॉफ्ट कंडीशन। लेकिन जब IMF ने देखा कि हुकूमत की नीयत नहीं है या हुकूमत को कुछ मुश्किलात आ रही हैं, अगर नीयत है भी, तो उन्होंने इसको हार्ड कंडीशन बना दी, प्रायर एक्शन बना दिया। मतलब ये कि ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो IMF ने पाकिस्तान को बोर्ड की तारीख दी और फिर कर्जे की किस्त मंजूर की। तो ये भी इतने ही अहम एरियाज हैं, अभी सॉफ्ट है, डिपेंडिंग अपॉन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑन दिस कंडीशन ये हार्ड भी हो सकती है। जैसे FBR का एरिया है, अब FBR के अंदर उन्होंने कई किस्म की नई शराइत लगाई हैं, तो FBR के अंदर हमने सब कुछ करके देख लिया, गाड़ियाँ भी देख ली, तनख्वाह में 4 गुना इजाफा भी करके देख लिया, बाहर से चेयरमैन FBR भी ले आए, उसके बावजूद जो चीज़ें वो ठीक नहीं हो रही, तो इवेंचुअली फिर IMF हार्ड कंडीशंस की तरफ जाएगा। तो ये जो क्रिटिकल एरियाज हैं इसको हुकूमत को लाइट इसलिए नहीं लेना चाहिए कि ये सॉफ्ट कंडीशंस हैं, ये चूंकि क्रिटिकल है, सॉफ्ट है, लेकिन ये हार्ड भी हो सकते हैं। सही। शहबाज आपकी खबर में ये भी कहा गया था कि हुकूमत IMF से अग्री किया है कि अगर रेवेन्यू शॉर्टफॉल रहता है बाय द एंड ऑफ दिसंबर तो फिर मिनी बजट भी लाया जा सकता है, जिसमें आपने कुछ मेजर्स के वाले से भी बात की है कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसको 5% से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा शुगरी जो आइटम्स हैं और उनको भी जो है एक स्टैंडर्ड टैक्स रेट पर लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान में हम देख रहे थे कि वज़ीर आज़म को ये रिकमेंडेशंस दी गई थी कि हम अपना 975 अरब रुपए से टैक्स जो है वो कम कर सकते हैं, जिसमें सैलरी क्लास भी है, जिसमें इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, और उस पर भी वज़ीर आज़म ने कहा था कि IMF से रुजू किया जाए। तो एक तरफ तो हुकूमत बात कर रही है कि 975 अरब रुपए का जो टैक्स बर्डन है वो कम किया जाए, लेकिन यहाँ पे तो आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मिनी बजट भी आ सकता है जिसमें मजीद टैक्सेशन की जा सकती है। देखिए ये जो मिनी बजट वाली चीज़ है ये कहानी पिछले साल भी थी, हुकूमत ने मैनेज कर लिया, मिनी बजट नहीं लेके। इसके बावजूद आपको पता कि एक तारीखी शॉर्टफॉल आया इन रिसेंट ईयर्स FBR की कलेक्शन में। अभी भी जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है, 5 माह में 413 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। और जो कल प्राइम मिनिस्टर के पास ब्रीफिंग हुई है उसमें चेयरमैन FBR ने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि जो अगेंस्ट इवन के डाउनवर्ड रिवाइज टारगेट है उसमें भी कोई 560 अरब रुपये से ज़ायद का शॉर्टफॉल आ सकता है अगर दूसरे लोगों ने उनकी मदद ना की। को लगता अब ऐसे है कि FBR जो अब सब कुछ अपना आजमा चुका है वो अब दूसरों के ऊपर रिलाई करने पर आ गया है। और यही चीज़ कल जो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मीटिंग थे उन्होंने ये कहा था कि अगर सारा काम दूसरों ने ही करना है, पेट्रोलियम वालों ने ही करना है, पावर ने करना है, स्टेट बैंक ने करना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करना है, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने करना है, तो FBR ने खुद क्या करना है। तो ये बचते आ रहे हैं अभी तक। लेकिन बात आपकी ठीक है, इस जगह पे IMF जो है
वो गलत है। IMF इसलिए गलत है कि हमारी इकॉनमी पहले ही स्लो हो चुकी है और ये जो डायग्नोस्टिक है ये गलत नहीं है कि इतनी ओवर टैक्सेशन हो चुकी है, लोगों में कैपेसिटी नहीं है, कंपनीज़ के अंदर कैपेसिटी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही क्योंकि आपके जो टैक्स रेट्स है खित्ते से ज़्यादा है। तो ये जो मिनी बजट है इसके ऊपर अगर IMF पाकिस्तान को फोर्स करता है तो IMF की ये गलती एक और गलती होगी जो सिस्टम को और ज़्यादा ख़राब करेगी। अगर निज़ाम के अंदर ये बात हो रही है कि आपने हज़ार अरब रुपए के टैक्स रिलीफ देनी ओवर शॉर्ट टू मीडियम टर्म, तो ये बात गलत नहीं, ये होना चाहिए। बजाय कि आप सारी चीज़ें टैक्सेशन के जरिए करें, आप एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करें और इकॉनमी को चलें, तो फिर आप टैक्सेशन लें। टैक्स पहले लेते हैं, इकॉनमी को बाद में चलाते हैं। तो ये अप्रोच IMF की भी गलत है और हुकूमत की भी गलत है, अगर ये हुकूमत IMF की ये वाली बात मानती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।